मैथमेटिकल टूल के इस पार्ट में हम चर्चा करने वाले हैं ग्राफ की। आप जानते हैं कि ग्राफ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस के लिए, खासकर 11th क्लास वाले बच्चों के लिए, इवन 12th के लिए भी, लेकिन चूंकि स्टार्ट यहाँ से करना है इसलिए मैंने 11th कहा। अब ग्राफ में यूजुअली कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं क्योंकि कुछ बेसिक बातें हम कर लेते हैं और डिटेल में इसकी स्टडी नहीं करते, या फिर जो छोटी मोटी चीज़ें हमें पढ़नी है उसको ढंग से नहीं पढ़ते, तो कई बार हमें ग्राफ को ड्रॉ करने में या रिलेशंस को आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मैंने यहाँ आपको बताने की कोशिश आज करूँगा मैं कि ये लगभग 60 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। लाइक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, हाइपरबोला का क्या सेंस है, एलिप्स का क्या सेंस है, सर्कल का, और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जैसे साइन कॉस टेन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, या लॉग और एक्सपोनेंट के ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो मेजर जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो यही 7 चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में आ जाती हैं। तो फिर आपको ग्राफ ड्रॉ करने को मांगता है कि ग्राफ आप बताइए, या फिर ग्राफ को देख करके नेचर बताइए कि ये ग्राफ किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, रिवर्सिव में भी चल सकता है और फॉरवर्डी बेसिस पे भी चल सकता है कि फंक्शंस इसके दिए हुए हैं और आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना है। तो 1 बाय 1 हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, पैराबोला का मतलब क्या है, हाइपरबोला का मतलब क्या है, एलिप्स, सर्कल, ट्रिग्नोमेट्रिकल का ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। तो आइए 1 बाय 1 मैं इन सबके ग्राफ्स को दिखाता हूँ। आप जानते हैं ग्राफ का वैसे मतलब क्या, ओरिजिनली मीन क्या है, अपनी डाटा को फिगर के रिस्पेक्ट से, लाइन और कर्व के रिस्पेक्ट से अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करना है। यानी आपको वर्बली लिखना ना पड़े, इसे नॉन वर्बल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, कि आप अपने सिंटैक्स को वर्बली ना लिखो, एक ग्राफ से, लाइन और कर्व से आप रिप्रेजेंट कर दो अपनी इन्फॉर्मेशन को। ये हम कहते हैं ग्राफ। फिजिक्स में यही काम है कि अपन इसको यूज़ करते हैं। फिर उसी ग्राफ की हेल्प से आप जो डायरेक्ट गिवन इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल इनके यूजेस हैं। 1 बाय 1 इनकी स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का डिस्कशन शुरू होगा और कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, कैसे हम ड्रॉ करते हैं, आइए उसकी चर्चा करते हैं। चर्चा करेंगे स्ट्रेट लाइन की। आप समझिए, मान लिया कोई फिजिकल क्वांटिटी y है, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैं y से रिप्रेजेंट करता हूँ, और अगर वो दूसरी क्वांटिटी x एक और फिजिकल क्वांटिटी है, 2 अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, और अगर इनका दोनों का वेरिएशन लीनियर हो, पहले लाइन, इफ़ द वेरिएशन इज़ लीनियर देन इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। लीनियर वेरिएशन का मतलब क्या है, फिर से एक बार समझते हैं। अगर y x का फंक्शन हो और लीनियर वे में डायरेक्ट पावर 1 के साथ, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी y दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। आप समझिए, इसको बहुत ही सिंपल है कि अगर y x की पावर 1, जिसको अपन लीनियर कहते हैं, यानी सीधा सीधा, अगर 1 नहीं हो 2 हो तो सीधा नहीं रह जाएगा, फिर अलग हो जाएगा। यानी y अगर x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हालांकि इतनी बात तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चे जानते हैं कि अगर y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो एक तरफ आप ग्राफ बना लो, y लिख लो, और एक तरफ x लिख लो, और उसको आप ऐसे दिखा सकते हो, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। यानी जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे ही वैसे y भी बढ़ेगा। आप देखिए, जिस वक्त ये x1 है उस वक्त ये y1 है। अगर x1 बढ़ के x2 हुआ तो y1 इंक्रीज़ होकर y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा तो ये y3 हो जाएगा। यानी जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है, और जो इनके इंटरसेक्शंस पॉइंट हैं वो अलग अलग साइड्स के रेशियो को रिप्रेजेंट, मतलब साइड्स के रेशियोज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का। सो y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k इंटू x। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके सामने बन गई। यानी जो स्ट्रेट ग्राफ आया है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको दिख रही है y इज इक्वल्स टू kx। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमें ये बताती है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, यानी कि y बाई x का जो रेशियो है, इंक्रीज़ होने का रेशियो, वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट, जिसको फिर बाद में हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। आप जानते हैं इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि y और x का रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, उसको अपन k लिख देते हैं, और बाद में इसको x को इधर ले जाके y इज इक्वल्स टू kx लिख सकते हैं। सो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली, और इस बात से ये पता लगा कि x जैसे जैसे बढ़ेगा लीनियरली वैसे ही वैसे y बढ़ेगा, और इनका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेगा। पर इस इन्फॉर्मेशन को देख के ये पता लग रहा है कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y भी 0 होगा।
यानी यहाँ देख सकते हैं जब x की वैल्यू 0 तो y भी 0, पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त x की वैल्यू 0 हो तो y 0 ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ग्राफ ऐसे हो जा रहा हो, अभी भी ये y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, लेकिन जब x 0 है उस वक्त y की वैल्यू 0 नहीं है। अगर y इस तरफ है और x एक्सिस यहाँ है, तो जब x 0 है उस वक्त y की कुछ ना कुछ वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को अपन मान लेते हैं c। इसी को इंटरसेप्ट भी कहते हैं कि y एक्सिस पे ये वाला ग्राफ कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है। यानी कि हर रिलेशन के लिए ज़रूरी नहीं कि ये ट्रू हो, पर सोचिए कि अगर y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी y x का फंक्शन है सिंगल पावर के साथ, और कुछ ऐसा ग्राफ दिख रहा है, लेकिन जब y 0 होगी यानी y की पहले से ही कुछ वैल्यू होगी, तो उसको अपन यहाँ जोड़ सकते हैं। मान लिया शुरू में y की वैल्यू थी 5 और इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होकर के आती जा रही है, तो जितनी भी वैल्यू इसकी आएगी kx की, उसमें c को ऐड कर देंगे तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। तो इसी को आप जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे देखते हैं, लिखा होता है y = mx + c। स्टैंडर्ड इक्वेशन में उन लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को m मान रखा है। सो स्ट्रेट लाइन का हमें फार्मूला देखने को मिलता है y = mx + c एंड m इज़ व्हाट, m इज़ रेशियो ऑफ y by x, इट इज़ रेशियो ऑफ y एंड x, यानी इट इज़ इक्वलेंट टू y by x। इसी y by x को अगर आप इस ग्राफ से देखोगे ध्यान से, तो y का मतलब ये वाली साइड y है, जिसको मैं यहाँ भी ड्रॉ करके इसको भी y लिख सकता हूँ। ये बेस का रिलेशन और ये x है, y यहाँ का परपेंडिकुलर है, x यहाँ का बेस है, यानी कि जो m आपको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दिख रहा है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी है। और आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम कहते हैं tan थीटा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी की बात करें तो y by x यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस को tan थीटा कहते हैं, यानी कि m एक और चीज़ के इक्विवेलेंट हो जाएगा और वो हो जाएगा tan थीटा के। m किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, tan थीटा के। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी m इज़ इक्वल टू tan थीटा विच इज़ इक्वल्स टू y by x। ध्यान रहे इसी रेशियो को, इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का एक और नाम है, उसे हम कहते हैं स्लोप। स्लोप का मतलब कि रेशियो ऑफ y एंड x, यानी कि ये वाला एंगल थीटा tan थीटा स्लोप है। स्लोप कैसे, ये भी एक स्लोप है और ये भी एक स्लोप है, लेकिन इसका एंगल छोटा है और इसका एंगल थोड़ा बड़ा है। तो आप ये कह सकते हैं ये थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो इसका एंगल थोड़ा सा बड़ा हुआ। तो आप कह सकते हैं, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ कि मान लिया एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। इन दोनों एंगल्स में देखिए ये वाला एंगल छोटा और ये वाला एंगल बड़ा, तो आप ये कह सकते हैं कि इसका स्लोप थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। ज़्यादा बड़ा कैसे, क्योंकि इसका y ज़्यादा बड़ा है उतनी ही x के ऊपर। तो खैर इसको थोड़ा सा फिर से डिस्कस करते हैं एक बार। सो फाइनली हमने ये पढ़ा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी y = mx + c, और m tan थीटा के इक्विवेलेंट है जिसे हम स्लोप कहते हैं, और c इंटरसेप्ट है, यानी कि x = 0 के ऊपर जो y की वैल्यू होती है नेचुरल वैल्यू, उसको अपन इंटरसेप्ट कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि c हो ही, 0 हो गया, अगर 0 हो जाएगा तो ग्राफ कैसे शुरू होगा वो आप सब जानते हैं, यहाँ से शुरू होगा ओरिजिन से। लेकिन अगर c की कुछ पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब यहाँ से शुरू होगी, जिसको मैं अगर आगे एक्सटेंड कर दूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यानी c की वैल्यू कैसी है, यहाँ अगर देखा जाए तो c इज़ ग्रेटर देन 0, यानी c की पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि y एक्सिस ये है, x एक्सिस ये है, तो पॉजिटिव y की तरफ जाना, ये नेगेटिव y है, ये नेगेटिव x है, तो पॉजिटिव y की तरफ ये c है, तो इसको कहेंगे c पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 है। तो c का पॉजिटिव नेगेटिव होना तो आप समझ गए कि अगर c x = 0 पे अगर ये प्लस y की तरफ हुआ तो इसका मतलब इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। रटना नहीं है, समझना है इसको। अब अगर पूछें कि क्या m में भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, क्या स्लोप भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, तो आंसर है बिल्कुल होते हैं। इसको हमने कैसे करना है, इसका एंगल देखिए, x एक्सिस के साथ, हमेशा इसको x एक्सिस के साथ मेज़र करते हैं, क्योंकि x और y में बेस हमने x को माना, x के साथ y का कितना यानी स्लोप का कितना एंगल है, तो इसके साथ हम x एक्सिस के साथ ऑलवेज एंगल मेज़र करेंगे। तो अगर आप देखेंगे कि ये एंगल ऐसे जा रहा है थीटा, यहाँ से थीटा जा रहा है, अब थीटा यहाँ जाने का मतलब है
पॉजिटिव होना। समझिए आप फिर से इसको, कहाँ तक m का कहाँ तक आप पॉजिटिव लेंगे। देखिए m यहाँ से शुरू होगा, ये थीटा पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है यहाँ तक है तो इसको अपन कहेंगे पॉजिटिव, यानी थीटा की वैल्यू कैसी कंसिडर की जाएगी, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि x बेस के साथ इसको मेज़र कर रहा हूँ। अब यहाँ के बाद ये इधर आना शुरू हो जाएगा, यानी a की वैल्यू नेगेटिव में आनी शुरू हो जाएगी। इसका लॉजिक क्या है, पहले थोड़ा लॉजिक समझते हैं। m इज इक्वल टू है क्या, y बाई एक्स। सोचिए अगर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप हैं, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ y भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, तो y और x पॉजिटिव होगा तो m कैसा हो जाएगा, m पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आप यहाँ से बढ़ते यहाँ आए तो x जीरो है और y पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। लेकिन सोचिए अगर आप यहाँ चले गए, अगर थीटा से बड़ा हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, अगर आप 90 प्लस में गए तो सोचिए अब क्या होगा, y तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है, लेकिन x की वैल्यू आ गई नेगेटिव में, ये माइनस एक्स आ गए, y बाई माइनस एक्स, यानी स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आपने समझा कि स्लोप पॉजिटिव कब होगा, जब 0 से लेकर के 90 तक, 90 प्लस होते ही स्लोप नेगेटिव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी। तो x और y दोनों में से अगर कोई चीज़ नेगेटिव हो तो अपन सीधा कहेंगे कि क्या हो, दोनों में से कोई एक, तो फिर स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये है कि इससे इधर की तरफ है तो नेगेटिव है, इससे इधर की तरफ है, सॉरी इधर से इधर की तरफ है तो स्लोप पॉजिटिव, यहाँ से आगे जा रहा है तो नेगेटिव, तो ज़ीरो कब होगा? तो आंसर है स्लोप जब ऐसे होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों? क्योंकि m इज इक्वल टू क्या है, y बाई एक्स है, y और x में से कोई सा भी एक ज़ीरो हुआ, सोच के देखिए, अगर y बाई एक्स है और y की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, कहीं यहाँ हो, या x की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिसमें से अगर y की वैल्यू, ध्यान से सोचिए, अगर y की वैल्यू यहाँ थोड़ा बहुत कुछ होता है और x की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तब तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, फिर तो ये कॉम्प्लिकेंसी क्रिएट होगी। लेकिन अगर y की वैल्यू सोचिए ज़ीरो हो जाए, यानी m इज इक्वल टू ज़ीरो और बाई समथिंग हो जाए, तो ये वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। यानी m ज़ीरो कब होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। मैं दिखाता हूँ आपको उसका ग्राफ। अब जरा इन दोनों ग्राफ्स को देखिए, यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू है स्टार्टिंग में, यानी इंटरसेप्ट है, पॉजिटिव है क्योंकि x एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन अप नहीं हो रहा है, यानी कि x एक्सिस तो बढ़ रही है लेकिन y एक्सिस नहीं बढ़ रही। इसका मतलब y ज़ीरो हो गया। m इज इक्वल टू आप जानते हैं y बाई एक्स, इनका रेशियो होता है स्लोप हमारा। अब y अगर राइज हो ही नहीं रहा, सिर्फ x है, यानी कि 0 बाई एक्स क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 0। और c कैसी है, इसकी इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। यहाँ एक देख लीजिए, यहाँ x एक्सिस है, y एक्सिस है, नेगेटिव में है, c नेगेटिव में नीचे की तरफ से जा रहा है, यहाँ भी x बढ़ रहा है पर y नहीं बढ़ रहा, y जरा सा भी नहीं बढ़ रहा, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो वो यहाँ भी मैग्नीफिकेशन कैसा, सॉरी स्लोप कैसा हो जाएगा, 0, और यहाँ c की इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव है। तो ये दोनों ग्राफ्स आप देख करके समझ गए कि कौन से केस में आप स्लोप आपका 0 का केस कब है। तो नेगेटिव आप समझ गए, पॉजिटिव समझ गए, ऑब्ट्यूज हो तो नेगेटिव, और अगर आपका 90 डिग्री से कम आ रहा है तो आप बड़े ही आराम से कह सकते हैं कि ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आइए कुछ सिंपल एग्जांपल्स कर लेते हैं, आप फटाफट बताइएगा। सो आइए ज़रा चर्चा करते हैं। फर्स्ट केस नंबर 1, आप देख रहे हैं थीटा एक्यूट है, का मतलब मैग्नीफिक m कितना हो जाएगा, सॉरी स्लोप कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, इसका इंटरसेप्ट देखिए, यहाँ से ऐसे जा रहा है, पॉजिटिव c, यानी कि c भी पॉजिटिव है। ये दोनों देख करके आप बड़े आराम से समझ गए, क्योंकि थीटा भी एक्यूट है, कॉमन सेंस है कि इसका y और इसका x दोनों पॉजिटिव होंगे, तो इसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, और c प्लस की तरफ है, प्लस y इक्वलेंट है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। आप ज़रा दूसरा केस देखिए, यहाँ से आप देखेंगे तो इसका जो एंगल है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, जैसा मैंने आपसे कह रखा है कि हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस के साथ देखेंगे, तो इसका थीटा ऑब्ट्यूज जा रहा है। हालांकि इस ट्रायंगल को अगर हम यहाँ बनाएं तो आप ये लिख सकते हैं कि y पॉजिटिव और x पॉजिटिव। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है ऐसे कि ये x पॉजिटिव है और यहाँ y भी पॉजिटिव है, लेकिन ऐसे नहीं होता। आप जानते हैं इसका सेंस क्या होता है, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है का मतलब यहाँ से देखिए, ये इसका जब x की वैल्यू 0 है, ध्यान से देखिए, जब x की वैल्यू 0 है उस वक्त c की वैल्यू कितनी है, तो आप कह सकते हैं पॉजिटिव है। कैसे?
प्लस वाई की तरफ। लेकिन अब उसके बाद का क्या सीन है, उसके बाद x तो बढ़ रहा है, x इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन y डिक्रीज़ हो रहा है, घट रहा है। यानी बढ़ते हुए x के साथ y बढ़ नहीं रहा, y घट रहा है। तो उसको एंगल के प्रोस्पेक्ट में डिक्रीज़ होना का मतलब नेगेटिव होना। या तो आप इस तरीके से समझिए, या तो आप ये जो फाइनल एंगल है उसका इंटरसेप्ट के बाद यहाँ से देखना शुरू कीजिए कि ये थीटा है, तो यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो अब जरा आप देखेंगे तो यहाँ से y पॉजिटिव की तरफ और ये x नेगेटिव की तरफ। देखिए किसी भी मीन पोजीशन से इधर की तरफ जाना का मतलब प्लस x और लेफ्ट की तरफ जाना का मतलब माइनस x। तो यहाँ हम लेफ्ट की तरफ जाने का मतलब हम इस पूरी लाइन की मूवमेंट की बात करेंगे। मूवमेंट हमारा कैसा है, हमारा पहला मूवमेंट प्लस x की तरफ होगा तो प्लस, माइनस x की तरफ होगा इधर की तरफ तो माइनस x, यानी x यहाँ नेगेटिव लिया जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ जो हमारे पास स्लोप आएगी वो नेगेटिव आ जाएगी, यानी कि लेस देन 0। सो आई होप कि आप दूसरा केस भी समझ गए कि लॉजिक क्या थी, x यहाँ नेगेटिव की तरफ जा रहा था। आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ जब x की वैल्यू, ये x एक्सिस y एक्सिस, जब x की वैल्यू 0 है उस वक्त y नेगेटिव में है, इधर की तरफ है। यानी आप इसको कह सकते हैं कि c कहाँ जा रही है, नेगेटिव में जा रही है, का मतलब c कैसा होगा, लेस देन 0। पहला कंक्लूजन तो ये है। आइए ज़रा समझते हैं यहाँ कि यहाँ m का क्या कंसेप्ट है। तो m कंसेप्ट यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे ये थीटा है, इसका y कैसा होगा और x कैसा होगा। सो इस चीज़ को सोचने के लिए थोड़ा एक बात पे विचार करना पड़ेगा। दो तरीके से आप इसको आपको सोचना है। पहला तो ये एक्यूट दिख रहा है, तो एक्यूट दिखने से m y पॉजिटिव x पॉजिटिव तो हो जाएगा। अगर आप दूसरे तरीके से सोचें, दूसरे सेंस में सोचें, इस लाइन के बाद थीटा लेकर के सोचें, तो आपको एक बात और समझ आएगी कि सपोज़ ये थीटा है यहाँ, तो ये थीटा हो जाएगा। इस सेंस से भी आप समझेंगे तो यहाँ का y नेगेटिव में और यहाँ की x भी नेगेटिव, तो माइनस वाई बाई माइनस एक्स, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी m हर हाल में पॉजिटिव ही आना है, यानी m विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो चाहे आप इधर से ले लें रेशियो, चाहे आप इधर से ले लें रेशियो, यानी आप कह सकते हैं कि स्लोप पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में जब ये आ रहा होगा, फर्स्ट या थर्ड में, या और इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, माइनस c। चलिए आइए ज़रा यहाँ समझते हैं। पहली बात, x एक्सिस के साथ इसका कैसा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज बन रहा है। तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि m लेस देन 0 होगा, नेगेटिव में होगा, क्योंकि ये इधर की तरफ जा रहा है। दूसरी लॉजिक आप सोचिए, किसी भी एक तरीके से देखिए, तो यहाँ से y पॉजिटिव और x नेगेटिव। अगर नीचे आ जाइए तो x पॉजिटिव, अगर यहाँ से आप सोचिए तो x पॉजिटिव बट y नेगेटिव, यानी हर हाल में आपको क्या मिल रहा है, m नेगेटिव ही मिल रहा है हर हाल में। अगर इस रिलेशन को आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, यहाँ से अगर चलो तो y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है इससे, तो पॉजिटिव बाई डिवाइड बाई नेगेटिव तो नेगेटिव ही आना है। यहाँ से देखेंगे तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तब भी इनका रेशियो क्या आ जाना है, चाहे किधर से भी आप अगर ट्रायंगल बना के देखें तो, कि ये थीटा और फिर ये वाला जो एंगल होगा वही एंगल उसके प्रोस्पेक्ट में सोचे तो। और इंटरसेप्ट इसका कैसा है, तो आप देखेंगे नेगेटिव की तरफ है। जब x की वैल्यू 0 है तो ये यहाँ मैच कर रहा है इसके साथ, तो इसको कहेंगे c, और c भी कैसी होगी, नेगेटिव में। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स आप समझ गए। ओवरऑल आपने देख लिया, अब मैं फाइनल कंक्लूज़न बताता हूँ। फाइनल कंक्लूज़न ये है कि हमने ये सीखा कि अगर y x के सिंगल पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, स्ट्रेट लाइन बनेगा, दैट्स इट। ये हमारा फाइनल कंक्लूज़न है। बाकी ये y इज इक्वल टू mx प्लस c याद रहेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, वो भी समझ गए, जिसमें m स्लोप है, tan थीटा के इक्विवेलेंट है। स्लोप को देख करके आप क्वांटिटीज़ का रेशियो निकाल सकते हैं। कई सारी चीज़ों में आएगा एग्जाम्पल क्वेश्चन के, दो स्लोप दे दिए जाएंगे और क्वांटिटीज़ पूछी जाएंगी। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, तो उनको देख करके आप डिटरमाइन कर लेंगे, और c इंटरसेप्ट होता है वो भी आपको पता लग गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, अब भाई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। मान लिया आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो इसी फार्मूले से हम ये लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, यानी v कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हैं d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, अगर एक तरफ d और एक तरफ t लिखे, यानी ये होगी वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी d बाई टी का रेशियो है, स्पीड d बाई टी का रेशियो है, तो इस रेशियो को अपन कह सकते हैं कि इट विल बी इक्विवेलेंट टू tan थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, अगर यहाँ स्पीड को मैं v लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू d बाई टी, और हम क्या कहते थे
ये इधर वाली क्वांटिटी रिप्रेजेंट किसको करेगी डी, और बेस क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करेगी टी को, तो डी बाई टी को ही तो स्लोप कहते थे, और डी बाई टी स्पीड है, यानी उसका जो स्लोप है एम यानी कि टेन थीटा वो किसको सिग्निफाई कर रहा है, स्पीड को। तो स्लोप को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर दो स्लोप ऐसे हैं ए और बी और ये ग्राफ है डी टी ग्राफ, तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसकी स्पीड ज़्यादा, तो आप कहेंगे जिसकी टेन थीटा ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा, यानी इसका स्लोप ज़्यादा बड़ा है तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा बड़ी होगी, बी बी इज़ ग्रेटर देन बी। ये एक सैम्पल था। इसमें कई बार आपसे रेशियो भी पूछ लिया जाता है कि जैसे ये है 30 डिग्री और दूसरा है 45 डिग्री, आप बताइए स्पीड का रेशियो क्या होगा, ये ए और बी, यानी कि स्पीड ऑफ ए वर्सेस स्पीड ऑफ बी बताइए। तो आप जानते हैं स्पीड ऑफ ए वर्सेस स्पीड ऑफ बी, स्पीड इसके स्लोप के बराबर हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा ए अपॉन टेन थीटा बी के। बस इतना सॉल्व करना है, आपका रेशियो निकल जाएगा। टेन थीटा ए में 1030 रख देंगे और 1045 रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपने देखा कि स्लोप की क्या इंपॉर्टेंस है और इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो ग्राफिकल सिंगल पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्लोप से उस क्वांटिटी का, डिविजनल क्वांटिटी का, जो क्वांटिटी डिवाइड करने से आती है उसका अंदाज़ा लगेगा, और स्लोप का मतलब टेन थीटा का रेशियो निकाल करके हम उन क्वांटिटीज़ का रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। बड़ा शॉर्ट में बताया मैंने, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आइए ज़रा सेकंड पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है पैराबोला। मैं आपको बताऊं कि पैराबोला बना हुआ है पैरा प्लस बोला से। पैरा और बोला ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। पैरा का मतलब होता है कि बेसाइड, यानी पास में, नियर बाई, कहीं पड़ोस में, और बोला का मतलब है थ्रो होना, यानी फेंकना। अगर आप कहीं पास में, देखिए सीधा नहीं फेंकना, ऊपर नहीं फेंकना, ना सीधा फेंकना है, कहीं बाजू में फेंकना है। तो बाजू में फेंकने की स्टाइल क्या होती है, यहाँ से आपने फेंका, थ्रो किया, वो ऐसे चला जाएगा। तो जो ऐसा शेप बनता है इसको हम कहते हैं पैराबोला, यानी पास में फेंका। पास में फेंका तो उसकी जो शेप बनी उसको क्या हमने पैराबोलिक शेप। फिर बाद में मैथमेटिशियन ने इस पर सोचा और इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने के बारे में सोची। तो जहाँ भी ऐसा कुछ साइड में फेंका जाएगा तो जो शेप ऑक्यूपाई करेगा वो पैराबोलिक शेप होगा। लेकिन जब बाद में कंक्लूजन पे पहुँचे कि आखिर वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है पैराबोला की, तो आपके सामने यहाँ लिखी हुई स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ a ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है इसका, b ज़ीरो हो सकता है, ये पूरा ज़ीरो, ये पूरा ज़ीरो, वही कांस्टेंट वाली बात है। ABC कांस्टेंट है और x यानी y x का फंक्शन है। कंक्लूजन पता है क्या है, कंक्लूजन ये है कि y x के स्क्वायर का फंक्शन है। सिंपल, यानी पहले वाले में क्या था, स्ट्रेट लाइन में y x का फंक्शन था और यहाँ y x के स्क्वायर का था। दोनों तरफ से रेसिप्रोकल भी हो सकता है, या तो y x के स्क्वायर का फंक्शन हो या y स्क्वायर x का फंक्शन हो, बात एक ही है। यानी सेकेंड ऑर्डर का से डील की जा रही है इसको। तो आप ओवरऑल पैराबोला के बारे में बहुत ही बेसिक आइडिया लगा कि उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है और इसका प्राइमरी मतलब क्या है। अब कोई भी ग्राफ, जैसे मान लिया आपके सामने यही पैराबोला है, तो ध्यान रखिए इसका जो मैक्सिमम पॉइंट होता है या तो ऐसे हो गया या नीचे से हो गया, तो इसका जो टॉप मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर जान लेना चाहिए कि जो टॉप पॉइंट्स होता है मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट, इनका नाम होता है वर्टेक्स। और एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होती है, यानी अगर इसको मैं बीच में से पार्ट में ब्रेक कर दूं तो लेफ़्ट और राइट दोनों आपको दिखेगा बिल्कुल सिमेट्रिकल दिखेगा। जैसा इसको उठा के इसके ऊपर रखे तो बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा। तो वाई एक्सिस, वाई के अलोंग ये सिमेट्रिक दिख रही है, यहाँ से भी वाई एक्सिस। अगर ये ऐसा होता तो एक्स एक्सिस इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाती। यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब जिस लाइन के दोनों तरफ एक जैसा स्ट्रक्चर बने उसको अपन कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये भी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कहाँ है, जिसमें a ज़ीरो हुआ तो ये फिर सिंगल पावर हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। इसलिए ये ज़ीरो अलाउड है बट ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए ये। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इन फिजिक्स के अंदर, जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर x का स्क्वायर बनेगा या स्क्वायर टाइम्स ऑफ x होगा तो कुछ ऐसा शेप बनेगा और इसको अपन कहते हैं पैराबोलिक शेप। ये कंक्लूजन था इसका। अब आइए कुछ चीज़ें करते हैं, कुछ और भी। अब जरा इन दोनों ग्राफ्स को देखिए। अगर y x के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इसके दो कंसेप्ट हैं। पहली बात तो आप ये समझेंगे कि ये आखिर हुआ क्यों ऐसे, तो आप सिंपल एक काम करिए, इसके लिए बहुत प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है यहाँ। पहली बात हमारे लिए, क्योंकि हम जितना इसके फंडामेंटल्स को समझेंगे उतना ही क्लियरिटी आएगी। सोचिए अगर y
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के स्क्वायर के, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू के का स्क्वायर। सोचिए जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी। सोचिए जब x की वैल्यू 2 कर दी जाए तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x का स्क्वायर के बराबर है ये। मान लीजिए k की वैल्यू 1 है, एक सेकेंड के लिए मान लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, यानी इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू उसका स्क्वायर टाइम्स के इक्वलेंट यानी 9 हो जाएगी। तो अगर कोई ग्राफ आप प्लॉट करो, यहाँ 1 तो ये भी 1, जब ये 0 तो 0, जब ये 2 तो ये 4, इसका इंटरसेक्शन यहाँ आएगा और इनका इंटरसेक्शन यहाँ आएगा। सोचिए इस ग्राफ को मिलाऊं तो कैसा आएगा, ऐसे ही 3 के ऊपर ये 9 पहुँच जाएगा, तो ये कुछ ऐसा चलेगा। तो यानी ऐसा क्यों बना, इसकी लॉजिक आप समझ गए। प्रैक्टिकल वैल्यू आप देखोगे तो बिल्कुल यही ग्राफ आएगा। तो ये समझने वाली बात है। यहाँ अगर हमने कहा वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो यहाँ की कहानी थोड़ी डिफरेंट हो गई। यानी कि जब अगर आप यहाँ से प्रूफ करोगे तो एक्स की वैल्यू अगर आप 1 रखो तो वाई की वैल्यू भी 1 होगी। अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 रखता हूँ, अगर ये 2, तो ये उसका अंडर रूट टाइम होगा। देखिए चाहे ये कहानी ऐसे लिखी हो या फिर ये अगर ऐसे लिखी हो कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टाइम्स ऑफ x, दोनों बातें सेम है। सोचिए अगर y लिखा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टाइम्स ऑफ x, अगर दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो y आ जाएगा। तो अंडर रूट वाले ग्राफ्स भी कैसे बनते हैं, तो दोनों साइड का स्क्वायर करके अंडर रूट हटाइए तो पता लग जाएगा कि एक तरफ स्क्वायर आएगा, दूसरी तरफ अंडर रूट हट जाएगा। तो ये कहानी सेम है। तो अगर आपने यहाँ लिखा कि x की वैल्यू 1 तो उसका अंडर रूट 1, अगर x की वैल्यू 2, इसका मतलब तो सेम ही है। तो अगर 2 लिखा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.41। जब 0 था तब तो 0 था, जब ये 3 हुआ तो अंडर रूट 3 1.71, जब ये 4 हुआ तो 2 हुआ। अब जरा इसके गैप को देखना, ट्रैक करना शुरू करिए। जब अगर आप इसके गैप को ट्रैक करना शुरू करेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी यहाँ कि शुरू में 0 से 1 के बीच में 1 का गैप, 1.0 से 1.41 के बीच का जो गैप होता है वो तकरीबन 0.40 का होता है, 0.40 का। 1.7 से 0.3 का गैप होता है और यहाँ से यहाँ तक 0.29 का गैप। यानी धीरे धीरे गैप रिड्यूस हो रहा है। यानी शुरू में गैप ज़्यादा बड़ा था, धीरे धीरे गैप क्या हो रहा है, शुरू में जब ये 1 था तो 1, फिर जब ये 2 था तो अब गैप ख़त्म हो गया। पहले गैप इतना बड़ा था, फिर गैप इतना छोटा था, फिर गैप और छोटा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ग्रेजुअली इसका गैप कम हो रहा है, जैसे यहाँ गैप कम हो रहा है। तो बड़े ही प्रैक्टिकलिटी के साथ हमने इसको समझा कि वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स में क्या होगा, शुरू में वाई का गैप ज़्यादा होगा, फिर वाई धीरे धीरे घटता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि वाई का स्क्वायर एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आई होप कि ये वाला टर्म आपको प्रैक्टिकलिटी के साथ भी थोड़ा लिंक हुआ, क्योंकि हमें प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा चाहिए फिजिक्स के टर्म्स में। बाकी हमें कोई मैथमेटिक्स की बहुत डीप डिटेल इक्वेशन पे रिसर्च नहीं करना, हमें प्रैक्टिकलिटी से जुड़ा हुआ रहना है। इसीलिए आई होप कि ये बातें आपको समझ आई। आइए एक स्पेशल चर्चा करते हैं अगले 10 मिनट के लिए। मैं थोड़ा ट्रैक से बाहर जा रहा हूँ। बेसिक इंट्रोडक्शन तो आपको पैराबोला की लग गई। अब मेरा एक पर्पज़ है ख़ास, मैं आप सबको बताऊँ कि पैराबोला हो, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे सर्कल हो, ये एक्चुअल में समझने के लिए थोड़ा सा एक अलग लेवल पे आपको ले जा रहा हूँ। होता क्या है कि ये सारे टॉपिक्स क्लास 11th के मैथ्स में कोनिक सेक्शन नाम से एक चैप्टर है, उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। अब मैथमेटिक्स के बच्चे को तो ये पढ़ना है, उसे डेप्थ में समझना है, लेकिन मेडिकल वाली स्ट्रीम के बच्चों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और जब तक कोनिक सेक्शन आएगा तब तक मैथ्स के बच्चों के लिए भी एक छोटा सा हर्डल बना होता है। तो अगर कोई बच्चा पैराबोलिक, एलिप्स, सर्कल इन सब के बारे में समझता है और उसे डेप्थ में जाके ये सब बातें नहीं पता, तो शायद वो ग्राफिकल एनालिसिस करते वक्त उतने अच्छे से ना समझ पाए जितने की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं आपको बहुत डेप्थ में तो कोनिक सेक्शन के नहीं ले जाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी मेरी कोशिश है 10 मिनट के अंदर आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देने की और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स आपके साथ डिस्कस करने की, ताकि आप एक्चुअल में डाइजेस्ट कर सको कि पैराबोला क्या है, एलिप्स क्या है, हाइपरबोला क्या है, सर्कल क्या है, ये सब चीज़ें हैं क्या और इनकी स्पेशल टर्म्स है। तो एक छोटा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने बीच में 5-10 मिनट थोड़ा ट्रैक को चेंज किया है, पर होप कि आप लोगों को क्लियरिटी आएगी ज़्यादा अच्छे तरीके से। सो बेसिकली इन 4 चीज़ों का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपसे कराना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने कहा पैराबोला, सबसे पहले तो आप एक समझिए कि जितने भी एक अजीब से स्ट्रक्चर है, एक अजीब सा सर्कुलर ओवल स्ट्रक्चर आपके सामने जो आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आया
अब इसमें मैं एक छोटा सा टर्म आपके साथ इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ कि जैसे ये कुछ पॉइंट से मिलकर के बना होता है ऐसा स्ट्रक्चर, चाहे वो कोनिक सेक्शन का कोई सा भी हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, इनका स्ट्रक्चर ये कुछ सेट ऑफ पॉइंट से मिलकर के बने होते हैं। सिर्फ इतने समझिए कि सेट ऑफ पॉइंट से मिलकर के बने होते हैं, और इन सेट ऑफ पॉइंट्स का एक खास रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। मान लिया मैंने यहाँ एक लाइन ले ली और इस लाइन से इन पॉइंट्स की कैरेक्टरिस्टिक को समझना चाह रहा हूँ या इनके डिस्टेंस की एनालिसिस करना चाहता हूँ। ऐसे हर एक स्ट्रक्चर का एक फिक्स पॉइंट होता है जिसे अपन फोकस भी कह सकते हैं। फोकस वर्ड तो कई बच्चों ने पढ़ा हुआ है ऑप्टिक्स में कि फोकस का क्या मतलब होता है कि जहाँ पैरेलल आने वाली लाइट्स कॉन्सेंट्रेट होती हैं, तो कुछ ऐसा ही पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट हमने यहाँ फोकस माना हुआ है। अब क्या होता है कि जैसे कोई एक पॉइंट मैं ले लूँ, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस और इस लाइन से, ये जो लाइन है जिसको मैथमेटिक्स की दुनिया में डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, इस डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन से, यानी कि इसको आप ओरिजिन लाइन मानिए और इस कर्व को आप इस लाइन से ट्रेस करने जा रहे हैं। ये वाली वाई एक्सिस है और ये वाली एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो एक्स एक्सिस एक्स डिस्टेंस कही जाएगी और यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो वाई। खैर हमें वाई और एक्स से नहीं लेना देना, हमें सिर्फ इस वाली लाइन डायरेक्ट्रिक्स से ये पॉइंट कितनी दूर है और फोकस से जो पॉइंट है वो कितनी दूर है। मान लिया ये है पॉइंट P और ये फोकस F है और यहाँ मैंने एक मान लिया Q। अब आप समझिए इस पॉइंट को कि किसी भी स्ट्रक्चर, कोनिक सेक्शन का चाहे कोई सा भी स्ट्रक्चर हो, किसी भी इंडिविजुअल पॉइंट की डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से, कोई एक लाइन ले ली, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी हो सकता है, इन दोनों लाइंस का एक रेशियो निकालना होता है। इस रेशियो को अपन कहते हैं इसेंट्रिसिटी रेशियो। इतना ही समझा रहा हूँ, शॉर्ट में समझिए कि इस लाइन और इस लाइन कैसे रेशियो करता है। इस लाइन पहले तो हम लेते हैं PQ। इसेंट्रिसिटी को एक और डेफिनेशन के साथ समझाऊंगा, थोड़ी और क्लियरिटी आएगी। अभी आप ये समझिए कि डायरेक्ट्रिक्स के साथ इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है और फोकस से जो इसकी डिस्टेंस है, इसका रेशियो जिसको अपन एसेंट्रिसिटी कहते हैं, ये हमेशा फिक्स्ड होता है। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर होगा, कोनिक सेक्शन का अगर कोई भी स्ट्रक्चर होगा तो PQ/PF का रेशियो हमेशा फिक्स्ड होगा और इस रेशियो की जो भी वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि ये स्ट्रक्चर पैराबोलिक होगा कि सर्कल होगा कि इलिप्स होगा कि हाइपरबोला होगा। तो इसमें मैंने क्यों बता रहा हूँ, ताकि ये कॉमन जैसे दिखने वाली चीज़ों में कन्फ्यूजन ना हो, सिर्फ इक्वेशन ना पता हो, आपको एक और स्पेशल टर्म पता हो कि इनमें डिफरेंस क्या है। एग्जाम्पल के लिए अगर E की वैल्यू 1 है, यानी ये वाली डिस्टेंस हर एक पॉइंट का उसके फोकस से डिस्टेंस और उसके डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस अगर इक्वल हुआ तो इसे हम कहेंगे पैराबोला। ध्यान रखिएगा, इसे हम क्या कहेंगे, पैराबोला कहेंगे। यानी इसेंट्रिसिटी 1 का मतलब पैराबोला है। अगर यही इसेंट्रिसिटी, सोचने वाली बात है कि अगर इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी है, यानी ये वैल्यू 1 से छोटी है, तो ये हो जाएगी इलिप्स। अगर यही वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो ये हो जाएगा सर्कल। यानी अगर इसेंट्रिसिटी 0 है इसका मतलब ये सर्कल है, और यही इसेंट्रिसिटी अगर 1 से बड़ी हो जाए तो इसे कहते हैं हाइपरबोला। यानी आप देख रहे हैं कि ये टेक्निकल टर्म कौन कौन से, पैराबोला, इलिप्स, सर्कल और हाइपरबोला, ये अलग है। किस बेसिस पे अलग है? इन पॉइंट्स की एक फिक्स्ड लाइन से, यानी डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है, इनका जो रेशियो है डिस्टेंस का, वो रेशियो अलग अलग है चारों स्ट्रक्चर के लिए। यानी पहला जो डिफरेंस इन चारों में है वो कहीं ना कहीं इसेंट्रिसिटी का है। इसेंट्रिसिटी को एक और तरीके से समझा जा सकता है, तभी क्लियरिटी आएगी। जरा मैं आपको समझाऊं। आइए इस एग्जाम्पल के साथ समझिए। ये मैंने एक इलिप्स ड्रॉ किया है। अब इलिप्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कई जगह इसको पढ़ने वाले हैं, जैसे कि केपलर्स के लॉज पढ़ेंगे, वहाँ हम पढ़ेंगे कल को ग्रेविटेशन में कि सन के चारों तरफ जो अर्थ चक्कर लगाती है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाती है और सन एक कॉर्नर में सिचुएशन है एक फोकस के ऊपर। खैर ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। इसकी खास बात आप देख रहे होंगे, इधर से ये छोटी है रेडियस और इधर से रेडियस बड़ी है। जिधर से बड़ी है इसको अपन कहते हैं मेजर एक्सिस, और जिधर से छोटी एक्सिस है इसको अपन कहते हैं माइनर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस का जो आधा होता है इसे हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। जैसे मैंने यहाँ ए लिखा हुआ है, ये ए अगर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, तो मेजर का आधा, सेमी मेजर एक्सिस। अब क्या होता है, मान लिया बीच में से कहीं मैंने डायरेक्ट्रिक्स ले रखा है, तो इस पॉइंट से, ये वाली लाइन है,
ये ओरिजिन है बीच में, यहाँ से जो फोकस की डिस्टेंस है इसे हमने कहा सी। सोचिए, यानी फोकस से ये वाली डिस्टेंस किसी भी पॉइंट की, और फोकस से ये सेमी मेजर एक्सिस, इन दोनों का जो रेशियो बनेगा, यानी कि सेंट्रिसिटी की एक और डेफिनेशन हमारे पास समझ आएगी दूसरे तरीके से कि सेमी मेजर एक्सिस सो आप देख रहे हैं यहाँ कि सेंट्रिसिटी डिस्टेंस ऑफ फोकस हो जाएगी इस लाइन से, और डिवाइड बाई इसकी मेजर एक्सिस यहाँ से। चाहे तो आप दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस भी एज्यूम कर सकते हैं, डिवाइड बाई मेजर एक्सिस, या फिर आधी डिस्टेंस अपॉन आधी ये सेमी मेजर एक्सिस। आप इस पर्टिकुलर केस में देख रहे हैं ये वाली डिस्टेंस छोटी है और ये वाली डिस्टेंस बड़ी है, तो ये 1 से छोटी होगी। एलिप्स के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अगर इसी फोकस का एजम्पशन यहाँ कर दिया जाए तो फोकस और सेमी मेजर एक्सिस दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी थोड़ा सा ऐसे हो जाए और ये फोकस यहाँ पहुँच जाए तो ये 1 हो जाएगा। दोनों की डिस्टेंस दोनों की 1 होने से, इक्वल होने से एसेंट्रिसिटी 1 आ जाएगी, जिससे ही बन जाएगा पैराबोला। अगर इसी फोकस के एजम्पशन यहाँ कर ली जाए तो बन जाएगा सर्कल, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ फोकस ही 0 आ गया, तो 0 आने से 0 हो जाएगा। अगर यही मैं कहीं इधर की तरफ लूँ, ये डायरेक्टिव्स को कहीं बाहर की तरफ मानूँ, और दो अलग अलग शेप को, जिसकी चर्चा मैं अलग से करूँगा हाइपरबोला के लिए, यानी जब डिस्टेंस ऑफ फोकस बड़ा हो जाए सेमी मेजर एक्सिस से, यानी कि इस लाइन से डायरेक्टिव से ये वाली फोकस से डिस्टेंस बड़ी हो जाए, 1 से बड़ी हो जाएगी, तो हाइपरबोलिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रिसिटी हम ये कह सकते हैं कि चारों स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है। पहला जो तरीका पता लगा। दूसरा, हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि पैराबोला अलग है, एलिप्स अलग है, उनकी अपनी अलग अलग इक्वेशंस हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए फेज़ में, दिमाग में, कि हाँ कुछ एक अलग सा डिफरेंस है इन दोनों में, फार्मूले के अलावा इनकी शेप और स्ट्रक्चर में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो ये तो एक सेंट्रिसिटी के बारे में एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी जो मैंने आपको दी, और चारों स्ट्रक्चर को बताया कि कॉनिकल सेक्शन के पार्ट हैं, हम वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जैसे मैंने आपको एलिप्स की केस बताई, दोनों फोकस बताया, एक दो और बातें हैं। जैसे अगर मैं सिंपल एलिप्स की बात करूँ तो फाइनली आपने बेसिक एक टर्म तो सेंट्रिसिटी का समझा, अब एक और टर्म समझिए। पैराबोला वो था, याद करिए, जो डायरेक्ट्रिक्स से मैंने कहा था कि किसी भी पॉइंट का, उन पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर पैराबोला कहलाता है, जो डायरेक्ट्रिक्स से जिस हर पॉइंट की डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से सेम हो, यानी कि फोकस वाली डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स वाली डिस्टेंस हर पॉइंट से सेम होगी। अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो उसको अपन कहते हैं कि ये पैराबोलिक स्ट्रक्चर है। दूसरी बात, अगर हम एलिप्स की बात करें, एलिप्स का क्या कॉम्बिनेशन है कि मान लिया एलिप्स में एक फोकस यहाँ F1 F2 है, किसी भी पॉइंट, ये कौन से पॉइंट के कॉम्बिनेशन से बना होता है, किसी भी पॉइंट के दोनों फोकस से डिस्टेंस निकाले, जैसे इधर से निकाले D1 और इस फोकस से इसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालने D2, तो D1 प्लस D2 का जो सम आएगा, किसी भी पॉइंट पे चले जाइए, उन दोनों फोकस से जो डिस्टेंस का सम होगा, जैसे इस पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ मान लिया, पॉइंट नंबर 2 P2, D3 और D4, D3 प्लस D4 करूँगा तो उसका भी सम वही आएगा, जो D1 प्लस D2 आएगा। यानी आपने ये समझा कि हर एक पॉइंट की एक स्पेशलिटी है कि यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस का जो सम होगा वो ठीक बराबर ही होगा। ऐसे पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से जो बना होता है इसको अपन कहते हैं एलिप्स। आइए जरा हाइपरबोला की बात करें। हाइपरबोला में क्या है, आप जानते हैं हाइपरबोला में कुछ अलग होती है कहानी। ये दो पैराबोलास का कॉम्बिनेशन होता है जो कि अपोजिट साइड ऐसे सेपरेटेड होते हैं, ये इनसे बिल्कुल अलग है। इनका एक्सिस इस तरफ था, इसका उल्टा होता है इसके। अब क्या होता है, इसके इस स्ट्रक्चर की अपनी अलग फोकस, इस स्ट्रक्चर की अपनी अलग फोकस। तो किसी भी पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ निकाल लूँ D1 प्लस D2, तो यहाँ सम नहीं, यहाँ डिफरेंस देखते हैं। अगर D2 माइनस D1 की जो वैल्यू आएगी, हर पॉइंट की वही वैल्यू आएगी। इवन दूसरे वाले कर्व में आ जाइए, इस वाले कर्व में यहाँ की डिस्टेंस D3 और D4, तो D3 में से D4 जो माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो सेम ही होगा। तो ये होता है हाइपरबोलिक स्ट्रक्चर में, ये होता है एलिप्स के स्ट्रक्चर में। और इवन मैंने बता दिया कि पैराबोला में क्या होता है। तो हर एक ग्राफ की अपनी एक स्पेशलिटी है, उस पे ये फंक्शन करता है, उस पे ये वर्क करता है। तो कहने का मतलब ये था, सर्कल एलिप्स का ही एक स्पेशल केस है। अब मैं थोड़ा सा एलिप्स के बारे में और एक चर्चा करूँ आपसे। अब जैसे आपने समझा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की, या फिर ये समझे कि एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। दोनों हमने पढ़ा हुआ, दोनों सेटेबल इक्वेशन है, जिससे हमको कंक्लूजन पता लगा कि वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स है या एक्स के स्क्वायर के, तो पैराबोलिक स्ट्रक्चर बनेगा। सेम ऐसे एलिप्स की अगर चर्चा करें तो एलिप्स में आप देख रहे हैं यहाँ का रेडियस अलग, यहाँ का रेडियस अलग। आप कोई भी एक पॉइंट लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो,
यानी कि कहने का मतलब अगर ये ओरिजिन लाइन है यहाँ और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये वाली डिस्टेंस एक्स हो जाएगी और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस वाई हो जाएगी। तो अगर ए और बी का एक्स वाई के साथ रिलेशन देखा जाए तो इसमें एक रिलेशन हमारे पास आता है जो कि बहुत सिंपल है, हमें जानना है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमेशा 1 होगा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है जिसको हमें पता रखना है कि किसी भी सिचुएशन तक x और y किसी भी पॉइंट का आप ले लो, यहाँ आ जाओ, यहाँ की जो डिस्टेंस x होगी यहाँ और ये जो a होगा इसका आपस में रिलेशन, यानी इसका a इसका b और किसी भी पॉइंट का एक्स वाई का कोऑर्डिनेट का रिलेशन ये होगा। ऐसा फॉर्मेट कहीं भी आता है तो अपन समझाएंगे ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एलिप्टिकल होगा। तो ये एक बात समझ आई। इसी को थोड़ा सा उठा दूं, यानी इसी का एक स्पेशल केस है जिसे अपन सर्कल कहते हैं, इसको जरा उठा दूं, यानी ए और बी दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल हो जाए, ए और बी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यहाँ से ए और बी, और अगर ए और बी के इक्वलेंट हो गया तो इसका मतलब ये केस सर्कल का हो जाएगा। सोचिए अगर ये केस सर्कल का हो गया और ए और बी दोनों बराबर हो गए तो यही इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी भी ए के बराबर है, इज इक्वल्स टू 1। ये ए कॉमन लेकर के इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी सर्कल की। तो कुछ स्पेशल नहीं है, यही सब बातें हैं, इसको थोड़ा थोड़ा सा समझ करके चलना है। जैसे आपको फिर से बता दूं, किसी भी पॉइंट का ले लीजिए, यहाँ से x, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस x और यहाँ से ये वाली y, तो ये जो निकल के आएगा वो कॉमन सेंस है इसका रेडियस, यानी कि a निकल के आएगा। आप देखिए कैसे, ये y और ये x, पाइथागोरस लगाएंगे तब भी ये क्या आना है, a ही आना है, उसका रेडियस ही आना है। तो पाइथागोरस से भी इक्वेशन सेट हो रही है और यहाँ से भी आपको समझ आई, यानी कि सर्कल इज़ द केस ऑफ इलिप्स, जिसमें होता क्या है कि जिसमें दोनों रेडियस ए और बी दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाली इक्वेशन ध्यान रही, किसकी है, इलिप्स की है। ये वाली इक्वेशन किसकी है, सर्कल की है। ये दोनों याद रही। आप जरा हाइपरबोला की बताऊँ आपको। अब जैसे मैंने आपके सामने एक हाइपरबोला बनाया हुआ है, अब इसमें थोड़ा समझना है आपको कि दो पैराबोलिक स्ट्रक्चर का कॉमन कंजुगेशन। अब यहाँ से जो ये बीच वाली एक्सिस है, यहाँ दो एक्सिस है, इस वाली एक्सिस को अपन कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस और इस वाली को कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। अब कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, अगर इसको ओरिजिन मान ले तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस a, तो a0 इसका कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का माइनस a0, तो यहाँ से यहाँ 2a और ये वाली मान लिया 2b। अब आप समझिए इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हम जानते हैं पैराबोला की, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्या था, एलिप्स में प्लस था और यहाँ माइनस है, ए और बी। अब हमें जो केस, एक स्पेशल केस करना होता है हाइपरबोला की, जो फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या है कि अगर इस एक्सिस, ये वाली और ये वाली, यानी कॉन्जुगेट एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी 2a बराबर हो जाए 2b के, ये अगर केस आ जाए, यानी कि a बराबर हो जाए b के, सोचिए अगर ऐसा हुआ तो यहाँ से ए स्क्वायर आ जाएगा, तो एक सर्कल जैसी इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन यहाँ माइनस का बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी किसकी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एक और ख़ास बात है कि इसके जो एसिम्पटोट होते हैं, अब यहाँ देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ एक्सिस है कि लाइन ऐसे और इसके ठीक परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसे, मतलब अभी नहीं, ये दोनों लाइन जिसके क्रॉस ये ऐसे मूव कर रही है, इन दोनों लाइंस को हम कहते हैं एसिम्पटोट ऑफ हाइपरबोला। और ये एसिम्पटोट अगर एक दूसरे से 90 डिग्री हो जाए, ये हर हाल में 90 नहीं होगा, हो सकता है ये थोड़ा डाउन हो तो इसका एंगल बड़ा हो, तो ये ज़रूरी नहीं है, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब अगर ये वाला परपेंडिकुलर हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये बनी और ये इसके जो एसिम्पटोट हैं वो 90 डिग्री हैं। अब होता क्या है, इसमें एक स्पेशल केस अपने को पढ़ना। आपने ये पढ़ लिया कि ये हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और आपने ये पढ़ लिया कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तब होता है जब कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ है 2a 2b के ठीक बराबर हो जाए, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये बनती है, यानी 2a 2b के बराबर। एक दूसरी टेक्निकलिटी समझ ली कि इसके जो कॉन्जुगेट्स होते हैं ये एक दूसरे से कैसे होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। सोचिए अगर मैं इसको ऐसे रिवर्स में 45 डिग्री मूव कर दूँ, ऐसे मूव कर दूँ, अब मूव करने के बाद क्या सीन बनेगा ज़रा वो देखिए। जब मैंने 45 डिग्री रोटेट किया तो इसका सीन कुछ ऐसा बना कि ये ऊपर आके ऐसा शिफ्ट हो गया, और यहाँ आप देखेंगे वाई एक्सिस और
एक्स एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे, ये जो एसिम्पटोट थे अब वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बन गए, यानी इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना। एक और ख़ास बात थी कि 45 डिग्री रोटेशन में अगर हमने इसको सॉल्व किया तो एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 आया। कई लोग इस पॉइंट को एक कोऑर्डिनेट सी और सी से नाम दे देते हैं, यानी एक्स एक्सिस की डिस्टेंस सी और वाई एक्सिस की सी, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी √2c। तो √2c की वैल्यू a हो गई, यानी दोनों साइड का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो 2c स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, यानी c का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, और अगर c का स्क्वायर को 1 मान लिया जाता है तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 बाई वाई, यानी आप कह सकते हैं कि x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ये यहाँ समझने की ज़रूरत है। फिर से कहूँ, ये जो हाइपरबोला आया है इसके वर्टेक्स की यहाँ से लेंथ a है, a और a हम जानते हैं पहले भी किया हुआ है। अगर इसका कोऑर्डिनेट कोई मान लो c और c, तो √2c इज इक्वल टू a, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। सॉल्व करने के बाद जो a स्क्वायर बाई 2 आया तो फाइनली एक्स वाई इज इक्वल टू c स्क्वायर, यानी x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। देखिए हमारे को बहुत डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन मैं आपको डाइजेस्ट करा रहा था कि जब भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है तो y और x एक्सिस में इस ग्राफ को लेकर के ऐसा, यानी x और y एक दूसरे से कैसे हो गए, या इसको समझ सकते हैं y और x कैसे हो गए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तो हम इस ग्राफ को ऐसे ले लेते थे। तो आपने समझा कि फाइनली पैराबोलिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों लेते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले ग्राफ के लिए। तो अब क्या था कि स्क्वायर, एलिप्स, सर्कल, हाइपरबोला, मेरे हिसाब से एक मैथमेटिकल सेक्शन में जाके इसको डील करना, यानी एक्स वाई का स्क्वायर है तो पैराबोलिक होगी, अगर सिंपल y के x है तो स्ट्रेट लाइन होगी, अगर y x के इन्वर्सली है तो हाइपरबोलिक होगी, और बीच में सर्कल और एलिप्स की इक्वेशन भी आपको समझ आई कि उन दोनों के रिलेशंस को कैसे आप लोगे और कैसे समझोगे। तो आई होप कि आपको कॉनिकल सेक्शन के ये जो तीनों चारों पार्ट थे इनका कुछ हद तक एक आइडिया दिया मैंने। बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं गया, आई डोंट नो कि कितना आपको समझ आया, पर मेरी कोशिश थी कि एक बेसिक आइडिया दे दूँ, उनके बारे में कुछ बातें बता दूँ। अब वापस आते हैं और एक दो टर्म और है, वहीं से शुरू करेंगे। पहले मैं पैराबोला के बारे में बताऊंगा कि पैराबोला कितने तरीके के हैं, इक्वेशंस कैसे कैसे बनेंगी और उसके कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव नेगेटिव कब होंगे, ऐसे ही हाइपरबोला के कब हम यूज़ करेंगे, और सर्कल और एलिप्स तो आप ऑलरेडी समझ ही गए कि उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हर कैसे करना है। ओके, सो कोनिकल सेक्शन के तीनों चारों बातों को समझने के बाद वापस मैं आपको पैराबोला पे ले आता हूँ कि हमने अल्टीमेटली क्या सीखा। हमने सीखा कि y अगर x का स्क्वायर है पैराबोला में, स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद ही है, y इज इक्वल्स टू, आपने पढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपने पढ़ा पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन, जिसमें से a ज़ीरो नहीं होना चाहिए, b और c ज़ीरो हो सकता है। जो इनिशियल कॉन्स्टेंट्स a b c में से b और c ज़ीरो हो सकते हैं, पर a ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि y x के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। खैर इसका ग्राफ अगर देखें तो इसमें हमारे को ये वाली लाइन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक कांस्टेंट है, कई जगह ये ऐसे भी लिखा हो सकता है y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, सी इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। आप जानते हैं इसका ग्राफ हम कैसे बनाते थे, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनाते थे। तो अल्टीमेटली अगर इसमें पूरे ग्राफ को पूरा करूँ तो ये ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ कहलाएगा। तो जितने तरीके के पैराबोला आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें जो कांस्टेंट सी यूज़ होगा a या फिर c, कोई सा भी एक टर्म यूज़ करिए, ये c पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी इसको पॉजिटिव पैराबोला कहा जाएगा या नेगेटिव पैराबोला कहा जाएगा, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो आपको मैं बताऊं कि कौन कौन सी चीज़ों के बारे में आपको सोचना है। जैसे ये पॉजिटिव, कैसे पॉजिटिव ज़रा देखते हैं। y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, ये आप जानते हैं, का मतलब c की वैल्यू हो जाएगी y बाई एक्स स्क्वायर। सोचिए इस पूरे के पूरे पैराबोला में x पॉजिटिव, यहाँ y एक्सिस और ये x एक्सिस, x पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, और y इन दोनों केसेस में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव यानी c होगा पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है, यानी इस केस में, यानी पैराबोला अगर एक पैराबोला फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव होगा। आइए एक और सीन समझते हैं जो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सोचिए अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा हो, आप जानते हैं इसका सीन क्या होता है, यहाँ वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, कुछ ऐसा सीन बनता है।
y का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता था, तो हम ऐसा करते थे। यानी यहाँ जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगी वो हो जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू एक्स, यानी सी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स। अगर मैं इस ग्राफ को कंप्लीट करूँ ऐसे कुछ, तो आप ये देख रहे हैं कि y पॉजिटिव हो रहा है और y नेगेटिव भी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो y पॉजिटिव या नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, और x हर हाल में राइट साइड में पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव यानी यहाँ भी c कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो चाहे फर्स्ट सेकंड की बात हो, चाहे फोर्थ और फर्स्ट की बात हो, इन दोनों क्वाड्रेंट में जो c होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसका वो पॉजिटिव होगा, यानी इन दोनों ग्राफ्स को अपन कहेंगे पॉजिटिव पैराबोला। अब जरा नेगेटिव पैराबोला देखिए, अब जरा इन दोनों ग्राफ्स को देखिए, ये रिलेशन आप जानते हैं, यहाँ y का स्क्वायर x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, c इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स। इसका मतलब क्या है, y पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन यहाँ जो x एक्सिस है ये, इसमें x ऑलवेज नेगेटिव, यानी इसके नेगेटिव ऑलवेज होने की वजह से यहाँ जो कांस्टेंट बनेगा वो नेगेटिव में होगा, यानी इसे कहेंगे नेगेटिव पैराबोला। सेम अगर कोई मतलब अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पैराबोला नेगेटिव में होगा। अगर इस फेस की बात करें, यहाँ सेम रिलेशन बन रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई। अब आप देखेंगे यहाँ x पॉजिटिव भी जा रहा है और नेगेटिव, यानी ग्राफ ये x का नेगेटिव x का पॉजिटिव, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन y ऑलवेज नेगेटिव में है, इसके नेगेटिव होने की वजह से c ऑलवेज नेगेटिव होगा, तो ये भी नेगेटिव पैराबोला होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बनने वाला पैराबोला कैसा होगा, फोर्थ फर्स्ट और फर्स्ट सेकंड इनमें बनने वाला पॉजिटिव होगा, और सेकंड थर्ड और थर्ड फोर्थ में जो पैराबोला बनेगा वो नेगेटिव पैराबोला बनेगा। सो आई होप कि पैराबोला के बारे में एक और बात आपको पता लगी कि इसका नेचर पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है। खैर, ऐसा था तो पॉजिटिव, ऐसा था तो नेगेटिव। आप जानते हैं ये स्माइली, ये सैड, इससे भी आप लिंक कर सकते हैं कि स्माइली ऐसा बनता है, सैड ऐसा बनता है, का मतलब पॉजिटिव पैराबोला और नेगेटिव पैराबोला। सो जरा मैं इसका लिंक एग्जाम्पल भी बता दूं। जैसे मान लिया कल को आपके पास आएगा पोजीशन टाइम xt ग्राफ आएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ x वर्सेस t, और उसमें कोई ग्राफ ऐसा होता है, तो आप जानते हैं यहाँ पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वल नहीं है, यानी कांस्टेंट स्पीड नहीं, स्पीड में इंक्रीमेंट हो रही है लगातार, क्योंकि डिस्टेंस में वेरिएशन है, तो इसको अपन कहेंगे पॉजिटिव a, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर इसी xt ग्राफ में ऐसा बन रहा है तो अपन कहेंगे नेगेटिव a, एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है एक्सेलरेशन xt ग्राफ में। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ऐसा जा रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर ऐसा जा रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो इन सब चीज़ों को, खैर इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने बताया आपको कि पैराबोला कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, और उसके ऐसा नॉन यूनिफॉर्म होने से चीज़ क्या रिप्रेजेंटेशन मिलती है, तो क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इन्फॉर्मेशन एक्सेलरेशन की मिलती है। पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, ऐसा जा रहा है तो नेगेटिव। आई होप कि आप समझ गए। ओके, सो पैराबोला के रिडिस्कशन के बाद हाइपरबोला आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि अगर मान लीजिए y वर्सेस x है और y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x आया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x आया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक रिप्रेजेंटेशन होगा इसका, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ये आप पहले ही समझ चुके हैं। अगर x की y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, तब भी इसको तब थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर टाइम्स है तो यहाँ का गैप ज़्यादा होगा, इधर y है और x है, तो इधर काफ़ी वाइड गैप, लेकिन इधर से यानी स्लोप ऐसा डाउन, मतलब कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेट डाउन आएगा, हालांकि मैच नहीं करेगा, आगे तो इन्फिनिटी हो जाना है, आप जानते ही हो कि क्योंकि x की कोई भी वैल्यू y को ज़ीरो नहीं कर सकती, x की कोई भी वैल्यू y को ज़ीरो नहीं कर सकती। अगर y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर है, तो अगर x इंक्रीज़ होता होता चला जा रहा है तो ये ज़ीरो के करीब तो पहुँचेगा पर ज़ीरो नहीं पहुँचेगा, लेकिन यहाँ गैप इक्वल होगा, लेकिन यहाँ गैप वाइड और यहाँ धीरे धीरे बहुत कम गैप हो जाएगी। तो सिंस ये है कि स्क्वायर और इनके ये दोनों काफ़ी ज़्यादा फेमस है जो पूछे जाते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। मान लीजिए किसी ने काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास का पूछा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, इस तरफ k एक तरफ m। कल को ग्रेविटेशन में ये फार्मूला आएगा कि ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला हम सब जानते हैं G(m1m2)r का स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाएगा कि f और r का ग्राफ बनाइए, तो इस तरफ लिख देंगे f और इस तरफ रख देंगे r, और उनका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इस तरीके से बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ही, लेकिन इसमें गैप इक्वल होंगे और इसमें गैप काफ़ी छोटा हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से इनको ड्रॉ करते हैं और इसको यूज़ करते हैं।
खैर पहले ही बता चुका हूँ। सर्कल के बारे में आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। एलिप्स के बारे में भी आप समझ चुके हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इलिप्टिकल जिसमें दो फोकाई होते हैं, दो फोसाई, फर्स्ट वन और सेकंड वन, और उनका क्या रिलेशन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलिप्स वाला भी हाइपरबोला का पहले ही बता चुका हूँ आपको। सो ओवरऑल कोनिकल सेक्शन का एक बेसिक आइडिया लगा कि ग्राफ इनका कैसे बनाना है, क्या यूज़ करना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको कि साइन कॉस और टेन के ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, या उससे रिलेटेड जो अदर आइडेंटिटीज़ हैं उनका ग्राफ कैसे बनाते हैं। थोड़ा आइडिया आपको उसका भी होना चाहिए क्योंकि ये भी काम आती है फिजिक्स में। सो आइए फटाफट ट्रिग्नोमेट्रिकल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मानते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी साइन कॉस में है, टेन में है। तो सबसे पहले मैं मानता हूँ कि मान लिया कि y साइन एक्स के बराबर है। अब x की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ओवरऑल y की वैल्यू कैसे वेरी करेगी, इसको समझते हैं। आप जानते हैं यहाँ x है, x को आप दो वैल्यूज़, एक प्रैक्टिकल वैल्यू या डिग्री में ले सकते हैं। चूँकि साइन के साथ तो डिग्री में लेना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। अब सोचिए कि साइन के साथ x, यानी x कहीं ना कहीं थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, x कहीं ना कहीं थीटा यानी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं वैल्यू भी एंगल में ले लूँ, लाइक सबसे पहले मैं 30 डिग्री ले लेता हूँ, फिर मैं 60 डिग्री ले लेता हूँ, फिर मैं 90 डिग्री ले लेता हूँ, ऐसे ही मैं बढ़ाता जाता हूँ 120, 150 और आगे चल करके मैं 180 ले लूँ। तो अगर यहाँ x की वैल्यू 0 रखी जाए, यहाँ 0 है, तो आप जानते हैं साइन 0 की वैल्यू होती है 0, यानी कि y भी कैसा हो जाएगा 0। अगर साइन 30 डिग्री ले ली जाए तो उसकी वैल्यू आप जानते हैं 1/2। 1/2 किसका, मान लिया y यहाँ जा रहा है, ये वैल्यू है उसका 1/2 हाफ, यहाँ ऐसा आ जाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी 1/2 का मतलब अगर ये y है तो ये y/2, तो यह 1/2 जो भी है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 1 है तो ये 1/2 हो जाएगा 30 डिग्री में। अब 60 डिग्री की बात करें तो साइन 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2। √3/2 का मतलब अप्रॉक्स 0.85 होता है। तो इसको ले लेंगे, यानी 1 का 0.85 अप्रॉक्स यहाँ आएगा, यहाँ। तो ऐसे डॉट शेड करके मैं बना दूंगा। अब आइए साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो 1 का मतलब ये वाला y वाला सेक्शन, यहाँ से ऐसे किया तो यहाँ गया 1। ऐसे ही अगर 120 में कन्वर्ट करूँगा तो मैं फिर से देखूँगा कि ये √3/2 आएगा, का मतलब यहीं आएगा। फिर से 150 का मतलब 1/2, तो ये इसके सामने आएगा 1/2, और फिर से साइन 180 का मतलब 0। तो अगर मैं इसको मैच करूँगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ। अगर ऐसे ही इससे आगे भी जाऊँगा तो नेगेटिव में कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। ये ग्राफ है साइन का। इवन कॉस का भी ऐसा ही बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं साइन और कॉस की वैल्यू सेम है, बस रेसिप्रोकल है, उल्टी है। तो अगर ऐसा साइन जा रहा है तो कॉस इसका उल्टा चलेगा। कैसे चलेगा वो मैं बताता हूँ, बट बहरहाल ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखा है इसे साइनोसाइडल ग्राफ भी कहते हैं, क्योंकि ये साइन का ग्राफ है। कौन सा ग्राफ, साइनोसाइडल। जितनी भी वेविकल मोशन आगे आएंगी साइनोसाइडल ग्राफ, ध्यान से समझिए इसको। साइनोसाइडल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग ऑसिलेशन और वेव पढ़ेंगे, जब वहाँ ऑसिलेशन पढ़ेंगे और उसकी वजह से जो वेव निकलेगी उसके मोशन की चर्चा करेंगे, तो हमारे को y = sin x बहुत काम आएगा, और वहाँ साइनोसाइडल ग्राफ हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ आया कि साइन वेव कैसी बनती है, या साइन का ग्राफ कैसे बनता है। 0 से 0 शुरू होता है और उसका नेचर कुछ ऐसा होता है, वेव जैसा स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको कहते हैं साइनोसाइडल ग्राफ। तो आप ध्यान रखेंगे ऐसा इंक्रीज होने के साथ इसका क्या हुआ। सोचिए अगर यही ग्राफ कॉस का होता। सो आइए ज़रा कॉस का देखते हैं। देखिए 30 डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री है। अब कॉस में 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, का मतलब पहले ही यहाँ जब 0 होगा तो इस वक्त y की वैल्यू 1 होगी मैक्स। 30 डिग्री पे आया तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3.2 यानी 0.85, यानी 1 का 85% तकरीबन यहाँ। ऐसे ही 60 डिग्री पे आ जाते हैं तो हाफ का मतलब कहीं यहाँ, और 90 डिग्री पे आते हैं 0, यहाँ आप ऐसा देखेंगे, यानी वो ऐसे शुरू हो रहा था और ये यहाँ से ऐसे, थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया है ऐसे। तो अगर इसको अपन मैच कराएं तो ऐसे आएगा, और फिर अगर मैं इसको आगे फर्दर बढ़ाऊं तो ये कुछ ऐसा जाएगा, यहाँ से 90 आना है,
ऐसे, यानी बनेगा ये भी आगे चल करके वैसा ही, पर ये कैसा हो जाएगा, ऐसा। और इसको देखें तो ये पीछे से कहीं से ऐसा आ रहा होगा, टॉप तो यही है, तो ऐसा आ रहा होगा, इधर से 30 रिवर्स में 60 और 90, तो बना ये बिल्कुल साइन जैसा ही, लेकिन साइन से जब साइन 0 था तो उसकी वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 0 थी, और ये 0 के वक्त 90 डिग्री, यानी साइन से देखा जाए तो ये 90 डिग्री आगे चल रहा है, फॉरवर्ड चल रहा है। तो यहाँ से इसका ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, ऐसे डाउन होगा, फिर आगे जाके ऐसे होगा। तो कहने का मतलब ग्राफ अभी भी वैसा ही बना जैसा कि बनना, जैसा साइन का ग्राफ था, बिल्कुल वैसा ही ग्राफ कॉस का होता है, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि 0 डिग्री पे वो 0 से शुरू होगा और ये 1 से शुरू होगा और ऐसे करके डाउन होगा। तो आई होप कि आपको साइन और कॉस दोनों के ग्राफ समझ आए। है ये साइनोसाइडल ग्राफ ही या कोसाइन ग्राफ भी कहते हैं, साइन वर्सेस कोसाइन ग्राफ। आइए जरा 10 को समझते हैं। सो ओवरऑल ये है आपके पास y इज इक्वल टू 10x और उसका पूरा सीन है। अब अगर देखें ध्यान से तो अगर 10 0 डिग्री की वैल्यू तो 0 ही होगा, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ होगा। अगर आपसे पूछा जाए 10 30 डिग्री तो आप कहेंगे 1/√3। 1/√3 देखा जाए तो अगर 1 कहीं यहाँ है तो उसका 0.57 यानी 50% से थोड़ा सा ज़्यादा कुछ यहाँ आएगा। ऐसे ही अगर हम 45 की वैल्यू देखें तो 1 आ जाता है, 45 का मतलब इसके बीच में कहीं आ जाएगा तो ये 1 आ जाएगा यहाँ कहीं। ऐसे ही 60 डिग्री की देखें तो √3 का मतलब 1.73 के अप्रॉक्स, तो 1 से 0.73 कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ओवरऑल इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, यहाँ से ऐसा और फिर यहाँ से देखें तो ऐसा। ये ओवरऑल y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ बनता है। तो आपको ध्यान रहेगा 90 पे तो ये नॉट डिफाइंड ही हो जाता है, यानी इनफाइनाइट अप्रॉक्स चला जाता है, तो वहाँ तक तो जाना ही नहीं है, नॉट डिफाइंड वैल्यू तक तो पहुँचना ही नहीं है। उससे पहले ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेटिकल हो जाएगा और उससे स्टार्टिंग में ये पैराबोलिक शेप लेगा, एक ऐसा शेप बनाएगा। सो ओवरऑल आपको ये समझ आया कि y इज इक्वल टू 10x क्या है और उसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। अब आपको साइन कॉस और टेन पता लग गया तो आप बड़ी आराम से बाकी अदर आइडेंटिटीज़ को खुद भी वैल्यू के हिसाब से भी ग्राफ बना करके देख सकते हैं कि कैसे होगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल में बहुत ही सिंपल था, इससे ज़्यादा काम आएगा नहीं आपके, इतने से काम चल जाएगा। सो आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ क्लियर हुए जो कि इम्पोर्टेंट थे साइन कॉस और टेन के, आपको समझ आया। अब लास्ट में मैं एक्सपोनेंट और लॉग के ग्राफ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको ये भी पता लग जाए तो हर तरह के ग्राफ पे आपकी क्लियरिटी आ जाएगी। आइए समझते हैं। सो अगर बात की जाए एक्सपोनेंट की, एक्सपोनेंशियल नंबर की या फिर लॉग की, तो आइए सबसे पहला एक्सप्रेशन देखिए y इज इक्वल टू e⁻x, क्योंकि हमें लॉग पे और एक्सपोनेंशियल नंबर पे बहुत सारा वर्क करना है। तो जब कभी ऐसा ग्राफ बनाने को आएगा, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कोरिलेशन है y इज इक्वल टू e⁻x, और आपसे पूछा जाए कि y और x का क्या ग्राफ होगा, क्या रिलेशन होगा, कैसे हम बनाएंगे। वैसे तो आप जानते हैं कि e को हम कहते हैं 2.718, एक फिक्स नंबर है। तो शुरुआत करते हैं कि अगर x की पावर 0 होगी, कोई भी नंबर, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो आप जानते हैं उसकी वैल्यू होती है 1, यानी कि यहाँ से, यानी जब ये 0 होगा x 0, उस समय y की वैल्यू होगी 1। और सोचिए अगर मैं एक वैल्यू बढ़ाऊँ का मतलब ऐसे एक अप करूँ, अगर e की पावर 1 कर दूँगा तो यहाँ आ जाएगा समवेयर 2 और 2.718। e की पावर 1 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 2.718। यहाँ अगर 1 किया तो कुछ यहाँ आ जाएगी। ऐसे ही अगर 2 करूँ तो इसका जस्ट उल्टा 7 पॉइंट, ये 2.718 e की पावर 1 की वैल्यू का मतलब e की वैल्यू। ऐसे ही अगर मैं e की वैल्यू रखूँ, e की पावर यानी x की वैल्यू रख दो 2, तो 2.718 का स्क्वायर करूँगा 7.38 के अप्रॉक्स आएगा, यानी काफ़ी ऊपर ऐसे यहाँ कहीं आ जाएगा। यानी ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ग्राफ। कहने का मतलब आप इसको थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा। अब ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ऐसा ग्राफ बनेगा। अब ज़रा वापस आइए नेगेटिव में, x की वैल्यू नेगेटिव रखना चाहूँगा, डिवाइड में आएगा। अगर मुझे ये 0 लाना है तो इसका मतलब इसकी नेगेटिव में वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में ज़रा विचार कीजिए। देखिए नेगेटिव जाने का क्या मतलब है, अगर x नेगेटिव में जा रहा है मतलब 1/1x में आ रहा है, तो 1 में आएगा, मतलब 1 e की पावर समथिंग जा रही है, तो 1 को अगर e की पावर x से डिवाइड करूँगा, यानी x नेगेटिव में जा रहा है। मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ, मान लिया e की पावर -x आ गया,
यानी कि x नेगेटिव में जाने लगा, जिसको हम लिख सकते हैं 1/e⁻x, यानी वो वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। y 0 कब होगा, यानी 1/e⁻x की वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी पहुंच जाएगी, क्योंकि ये नंबर लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता बढ़ता ये वैल्यू घट, यानी ओवरऑल 1 बिग नंबर टर्न्स टू 0.00 समथिंग। लेकिन ये 0 कब होगा, जब e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, तब जाके 0 होगा। यानी x की वैल्यू, सोचिए ये x की वैल्यू माइनस में कहाँ पहुँच जाएगी, x की वैल्यू अगर हम क्योंकि ये ऊपर है तो यहाँ x की वैल्यू होनी चाहिए इन्फिनिटी, माइनस में इन्फिनिटी, यानी माइनस में इन्फिनिटी का मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा जाके पैरेलल हो जाएगा, ऐसा। 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 होने के लिए इन्फिनिटी x का होना ज़रूरी है। ये अगर -x इधर की तरफ है तो इन्फिनिटी पे जाके कहीं ये मैच करेगा, ये 0 होगा, यानी यहाँ से ऐसा आएगा और e⁻0 के ऊपर 1 आ जाएगा, फिर ऐसे ही 1 के ऊपर जाएगा, यानी e⁻x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। आई होप कि आपको एक क्लियरिटी आई। सिंपल है, बहुत ज़्यादा, वैल्यूज़ के हिसाब से सोचिए, आपको पता लग जाएगा कि e⁻x का ग्राफ कैसा बनेगा। और नेगेटिव का भी ग्राफ आपको समझ आएगा कि e⁻x होगा, इसका मतलब 1/e⁻x है, उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, इस तरीके से। सोचिए अगर e⁻1/x आ जाए, इसका ग्राफ कैसा होगा, अगर इसी में y e⁻x होता तो सोचिए अगर यानी y ले लिया e⁻1/x, अगर 1/x होगा तो अगर अपन ऐसा समझें कि x की वैल्यू 0 है, 1/0 इनफाइनाइट, यानी e की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, इनफाइनाइट अनंत तक। और अगर इनफाइनाइट से घटते घटते मतलब 1 तक आ जाए तो यहाँ 1 रखेंगे तो e⁻1 2.718 आ जाएगा, यानी कुछ ऐसा बनेगा सीन। और अगर इस वैल्यू को हम बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते बढ़ाते 1 से डिवाइड होगा, तो अगर ये इनफाइनाइट लंबा हो जाए, उस वक्त अगर x इनफाइनाइट तक पहुंच जाए तो 1/∞ 0 e⁻0 1, यानी ये हमेशा कहाँ आएगा, यानी x की मैक्सिमम वैल्यू पे y की वैल्यू 1 होगी, यानी और उस तक भी पहुंचने के लिए x को कितना होना पड़ेगा, 1 तक पहुंचने के लिए x को कितना होना पड़ेगा, इनफाइनाइट होना पड़ेगा, यानी ऐसा कुछ ग्राफ चलेगा। अगर 1 वाला पोजीशन ये है तो ये कहीं इनफाइनाइट पे जाके ये मैच करेगा, ये सिचुएशन आएगी। क्यों? क्योंकि x की इनफाइनाइट वैल्यू के ऊपर e⁻0 हो जाएगी, 1/∞ 0, और 0 होगा तो e⁻0 होता है 1, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा जैसा आपने समझा है। अगर यही नेगेटिव 1/x होता तो ये सीन कुछ ऐसा बन जाता, ये 1 तक पहुंचने के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में। सो ओवरऑल आई होप कि आपको ये समझ आया कि y अगर e⁻1/x होगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, 1 वाली लाइन में आके मैच करना चाहेगा, लेकिन मैच इसके इनफाइनाइट में जाके होगी अदरवाइज़। और जब x की वैल्यू 0 होगी उस वक्त ये कितना रहेगा, ये इनफाइनाइट रहेगा, यानी ये ऐसे जाके अप्रोच करेगा इसको और मिलेगा कहाँ, इनफाइनाइट के ऊपर। सो आई होप कि आपको ये क्लियरिटी आई कि y की पावर एक्सपोनेंशियल नंबर्स का ग्राफ कैसे बनता है। बहुत ही ईजी था, सिर्फ वैल्यू बेसिस पे मैंने इसको सेट किया है। आई होप कि आपको ध्यान रहेगा। आइए फाइनली लॉग की चर्चा करते हैं लास्ट में, एंड में, कि लॉग का ग्राफ कैसे बनाना है आपको। आइए ज़रा लॉग की चर्चा करते हैं। देखिए लॉग में, वैसे तो लॉग, आई होप कि लॉग वाली वीडियो देखी होगी आपने और आपको क्लियर होगा लॉग का सीन। जैसे log a बेस x = y है, तो इसका मतलब यही तो है कि a की पावर क्या दें ताकि x बने, यानी a की पावर अगर y दें तो x बने। कोई भी एक नंबर है a और उसकी पावर y देने से x फॉर्म होता है, तो उसी को log के फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। यानी ओवरऑल log की जो वैल्यू होती है वो पावर को बताती है, यानी y इज़ पावर, यानी सॉरी यहाँ मैंने लिखा x, यानी x नंबर है और y उसकी पावर है। तो log में की जो भी वैल्यू का जो रिजल्ट आता है दैट इज़ पावर, यानी पावर में रिजल्ट है, और वो किसकी पावर, a की पावर। तो ये सिंपल फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है, एंटी लॉग के फॉर्म में a की पावर y = x, जिसको लॉग फॉर्म में यहाँ लिखा है। सो ओवरऑल x बढ़ने से क्या उसकी पावर भी बढ़ेगी, कॉमन सेंस से बढ़ेगी। यानी इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि क्या x बढ़ाने, x का मतलब क्या है, नंबर बढ़ाने से, और y क्या है, इस बेस के साथ इसकी पावर। तो इसका रिलेशन समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूँ, आप उस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ log 2 में 2 आएगा तो उस वक्त पावर क्या होगी, तो आप कहेंगे 1। ये आप जानते हैं लॉग फॉर्म में कि ये कैसे काम करता है। अब सोचिए, एक चीज़ तो आप समझ गए, दूसरा समझिए log 2 बेस
4 है तो उसकी पावर क्या होगी, तो 2। ऐसे ही log 2 बेस 8 है तो उसकी पावर क्या होगी, 3। ये तीनों लाइन आई होप कि आप अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ग्राफ को प्लॉट करने के लिए वैल्यूज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब सोचिए, एक तरफ x और एक तरफ y। ज़रा ग्राफ बनाने के पहले देखिए, मैंने x की वैल्यू ली है 2, फिर लिया है 4 और फिर लिया है 8। सोचिए अगर इन तीन वैल्यूज़ को लेने के बाद इनकी जो y की वैल्यू आ रही है, यानी इस वक्त y कितना है 1, ये कितना है 2 और ये कितना है 3, यानी जब y 1 2 3 है उस वक्त x कितना है 2 4 और 8। तो प्रपोर्शन क्या चल रहा है ज़रा उस पर विचार करिए। यानी अगर देखा जाए तो 1 2 2 के वक्त 4 3 के वक्त ऐसा 8 का मतलब कहीं ना कहीं स्क्वायर टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं y पे लिखूँ यहाँ 1, उस वक्त ये है 2। ऐसे ही जब मैं y की वैल्यू 2 रखता हूँ तो ये उस वक्त तक हो चुका है, x की वैल्यू है 4। ऐसे ही जब मैं y की वैल्यू रखता हूँ 3 तो ये हो चुका है 8। 8 का मतलब ये बहुत आगे जाएगा, कहीं यहाँ 8। तो अगर इसको ग्राफ बनाया जाए ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। आप समझ रहे हैं, ये ग्राफ कुछ ऐसा कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, का मतलब इस तरीके का ग्राफ आएगा। अब थोड़ा वापस आते हैं कि क्या ये 0 देना ठीक है, क्योंकि 1 के वक्त 2 था, यानी ये ग्राफ यहाँ तक तो करेक्ट था कि जब ये यानी कि x एक्सिस की वैल्यू 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, उस वक्त y की वैल्यू है 1। अब ज़रा 0 पे विचार करते हैं कि 0 कब आएगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये y जो यहाँ है y = log x, ये 0 कब होगा, यानी कि पावर 0 कब होगी, पावर 0 कब होगी कौन सी नंबर के लिए। तो अगर 0 पे विचार करें तो आप ये देखेंगे 2 की पावर अगर 0 कर दी जाए तो वैल्यू आती है 1। किसी भी नंबर की पावर 0 कर दी जाए, यानी अगर मैंने y की वैल्यू 0 कर दी, y 0 कर दी, तो उस वक्त यहाँ जो x की वैल्यू फॉर्म होगी वो होगी 1। यानी ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, यानी यहाँ से शुरू होगा, कहाँ से, 1 से शुरू होगा। फिर से सोचिए, x की वैल्यू जब 1 होगी उसके लिए पावर कौन सी होगी, तो आंसर है 0 होगी। क्यों, क्योंकि ये y पावर है, 2 की पावर 0 करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि जानते हैं आप 2 की पावर 0 करूँगा तो 1, यानी किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो ऐसे ही इसकी वैल्यू ये मीट कहाँ करेगा, इंटरसेक्शन कहाँ होगी, तो यहाँ होगी। यानी ये ग्राफ कुछ 1 से शुरू होकर ऐसे जाएगा। अब आते हैं नेगेटिव टाइम्स में कि अगर इसको नेगेटिव करें तो कहाँ कैसे आएगा ये, तो ज़रा इस पर भी विचार कर लेते हैं। ऊपर वाला सीन तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि ये कैसे बनाया है मैंने, किस तरीके से बनाया है, ये जाएगा तो क्या होगा। और जब x की वैल्यू y की वैल्यू 0 होगी तो उस वक्त x की वैल्यू कितनी होगी। आई थिंक इस ग्राफ से आपको अच्छे समझ आ गया। अब जरा नेगेटिव में आइए। नेगेटिव आने का मतलब होता है, चर्चा नेगेटिव पे चल रही थी और आपने ऊपर का नेचर समझ लिया कि इसका ऊपर का नेचर अपर पार्ट कैसा आएगा। आप सोचिए अगर y की वैल्यू नेगेटिव में जाने लगे, यानी पावर नेगेटिव में जाए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं पावर ले लूँ 2, जैसे मैं पुराने एग्जाम्पल में ले रहा था, 2 की पावर -2 = x की वैल्यू, उस वक्त x कितनी होगी, तो 2 की पावर -2 को अपन लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 यानी कि 4, तो x की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। अगर ये -3 होता तो डिवाइड में आ जाता तो हो जाता 1/8, यानी छोटी होती चली जाएगी। 0 कब होगी, सोचिए x की वैल्यू 0 कब होगी, तो कहने का मतलब 0 तो तब होगी क्योंकि ये जो भी पावर है ये 1/, में आ रहा है, यानी 1/this। तो 0 होने के लिए इस नंबर को इनफाइनाइट होना पड़ेगा, 1/∞। 1/∞ यानी कि फॉर 0 इट मस्ट बी इक्वल्स टू कितना, इनफाइनाइट। यानी कहीं ना कहीं अगर y की वैल्यू देखें, पावर की वैल्यू देखें, तो अगर पावर में -∞ हो जाता है तो वो डिवाइड में होगा 1/∞, और 1/∞ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओवरऑल 0। तो कहने का मतलब x के 0 होने के लिए इस कंडीशन को आप समझ लीजिए कि मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ। फॉर x = 0, y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस टाइम्स ऑफ, क्यों, क्योंकि यहाँ -∞ होगा तो 1/2 की पावर इनफाइनाइट डेवलप होगी, और 1/2 अगर इनफाइनाइट वैल्यू आ जाए, 2 की पावर इनफाइनाइट ही है, तो 1/∞ आएगा तब जाके 0 आएगा। इसी की वजह से ये ग्राफ धीरे धीरे नज़दीक आता आता छोटा छोटा होता। क्या ये मिलेगा, तो आंसर है नहीं, मैच नहीं करेगा। मैच कहाँ करेगा, जब ये इनफाइनाइट तक पहुँच जाएगा, क्योंकि y की कंडीशन क्या है, -∞।
अपोजिट डायरेक्शन में, इनफाइनाइट पे जाके कहीं ना कहीं x0 होगा, यानी x0 नहीं होगा। तो ये सिंपल सा ग्राफ लॉग का ग्राफ है। आई होप कि वैल्यू के साथ मैंने इसको करके दिखाने की कोशिश की। ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी आएगी लॉग के बारे में। तो मैं जैसा मानता हूँ कि आपको एक्सपोनेंशियल नंबर का ग्राफ और साथ में लॉग का ग्राफ, इन दोनों ग्राफ पे अच्छी क्लियरिटी आई। और बिल्कुल लास्ट में अगर पूरा log a बेस x माइनस में होता तो ये ग्राफ उल्टा हो जाता। ये तब जाके मिलेगा जब इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, क्योंकि रिवर्स में है। नेगेटिव पे यानी अपर साइड में ये कभी x की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, आप जानते हो। प्लस इन्फाइनाइट पे होगी तब जाके होगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है, तो प्लस इन्फाइनाइट पे ज़ीरो होगी, बाकी उसका नेचर ऐसा ही होगा। मुझे लगता है, आई होप कि आपको लॉग के ग्राफ पे अच्छी क्लियरिटी आई। साथ में जो भी एसेंशियल था, मेरी कोशिश थी कि पूरे 7 to 8 पार्ट्स को बताऊं विद बेसिक्स कि कैसे कैसे होता है, ताकि आपको ग्राफ में कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप इसके रिवीजन करें, बार बार नहीं समझ आया हो तो रिपीट करें, या आप मुझे बता सकते हैं अगर क्या कौन से पोर्शन में आपको क्या प्रॉब्लम आई। और एक बेसिक आइडिया ही चाहिए होता है। ऑनलाइन क्लासेस में, वीडियो क्लासेस में इतना ही हो पाता है, आप सब जानते हैं कि बहुत डेप्थ में आपकी क्वेरीज तो मैं यहाँ लाइव नहीं सुन सकता, बट होप कि बेसिक आइडिया आपको मिल गया है। अब आप अच्छे से कर जाएंगे, तो गुड लक, आप इसको ट्राई करिए और देखिए अच्छे से। थैंक यू।